नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। आपके पास अगर कोई फैक्ट्री है, कोई वेयर हाउस है, कोई मॉल है, उसको बनाने में जो आपने इनपुट सर्विसेज या इनपुट टैक्स कलेक्ट किया है, उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग पे स्पेसिफिकली जीएसटी डिपार्टमेंट में इनपुट टैक्स लेने के लिए जीएसटी लॉ ने मना किया हुआ है। तो इसी के बारे में एक चर्चा करते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये डिस्कशन एक केस लॉ के बेसिस पे हो रहा है जो अभी डिसाइड हुआ है इसी महीने में, अक्टूबर में ही। एक कंपनी थी सफारी रिट्रीट प्राइवेट्स लिमिटेड, उसने एक मॉल बनाया था और उसका उद्देश्य था, मॉल इसीलिए बनता है कि उस मॉल को लोग किराए पे दे सकें और उस मॉल से किराया कमा सकें। तो उस मॉल को बनाने में जो मटेरियल लगा था, जो लेबर का कॉन्ट्रैक्टर लगा था, उन सब पे जो टैक्स पे हुआ था, वैसे अगर देखा जाए तो जीएसटी एक्ट मना करती है कि आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है। तो वो कोर्ट चली गई और मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। उसमें बड़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं टू द पॉइंट आऊँगा कि अगर आपके पास कोई वेयर हाउस है, कोई मॉल है या कोई कमर्शियल प्रेमाइसेस है जिसको आप रेंट पे देते हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन में जो आपने मटेरियल यूज़ किया या जो सर्विसेज यूज़ किया, उसका इनपुट आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। एक्चुअली ये जो केस लॉ है उसमें मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ उसमें सेक्शन 17 कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करता है कि आप इन चीज़ों पे क्रेडिट नहीं ले सकते। तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें क्लॉज सी और क्लॉज डी के बारे में हम आज बात करेंगे कि क्लॉज सी क्या कहता है और क्लॉज डी क्या कहता है। पहले मैं आपको सेक्शन 17 की भाषा पढ़ के बताता हूँ कि सेक्शन 17 शुरू कैसे होती है। उसका सेक्शन सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन इन केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। जिसमें वो कहता है क्लॉज ए में मोटर व्हीकल के लिए, क्लॉज सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, ऐसे ही कई चीज़ों के बारे में, मोटर व्हीकल और वेसल, एयरक्राफ्ट, जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज और फूड बेवरेजेस, मेंबरशिप, ट्रैवल, इन सब चीज़ों के बारे में कहता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग के संबंध में, जिसके बारे में ये डिसीजन आया। तो क्लॉज सी कहता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आप जानते होंगे कि बिल्डिंग बनाने में अगर आपने किसी को ठेका दे दिया, मटेरियल भी लगा रहा है और अपना सर्विसेज मतलब मैन पावर भी लगा रहा है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, इसको ध्यान से सुनने वाली बात है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, जैसे मैं एक बिल्डिंग बनाने, मेरी एक बिल्डिंग बन रही है, मैंने किसी को ठेका दे दिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, तो कहता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने दे दिया और वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने आपको जो बिल लगा के दिया, उस पर जीएसटी लगा के दिया, तो उसका आपको बेनिफिट इनपुट टैक्स में नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक केस में मिलेगा, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी बनाता है।
ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट एंड मशीनरी बनाता है वर्क कॉन्ट्रैक्टर, उसके संबंध में आपको बिल देता है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, कहता है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और आप एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्टर आपको सर्विस दे रहा है बिल्डिंग बनाने में, लेकिन वो जो बिल्डिंग है आप भी किसी को सर्विस दे रहे हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे ठेका मिला गवर्नमेंट से एक बिल्डिंग बनाने का, मुझे ठेका मिला, मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो गया गवर्नमेंट के लिए। अब मैं उसमें से कुछ पार्ट या पूरा पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता हूँ, तो सब कॉन्ट्रैक्टर जो मुझे बिल लगा के देगा उस पर GST, उसके बाद मैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बिल दूंगा, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बिल लगा के दिया है उसका इनपुट मुझे मिल जाएगा। तो दो कंडीशन कि अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और वो प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में है तब तो मिलेगा उस पर जो GST का इनपुट बेनिफिट। दूसरा, अगर मैं खुद एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है तो भी मुझे इनपुट सर्विस टैक्स मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं क्लॉज डी के भी को पढ़ते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डी। अब इसमें मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा था कि क्लॉज सी में प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ था। अब क्लॉज डी को पढ़ते हैं। गुड्स और सर्विसेज आर बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मतलब मैं GST में रजिस्टर्ड हूं, मैं गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता हूं। गुड्स मतलब मटेरियल, सर्विसेज मतलब मैन पावर। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आप समझते हैं, उसका डेफिनेशन मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मूव ना कर सके, बिल्डिंग हो सकता है उसमें। Goods or services are both received by a taxable person for construction of an immovable property. अब इसमें फिर क्या लिखा है, other than plant और मशीनरी। सी में क्या लिखा था, प्लांट एंड मशीनरी, और यहां लिखा है प्लांट और मशीनरी। एंड और में पूरी कहानी चेंज हो गई। अभी मैं बताता हूं कैसे चेंज हो गई। ऑन दिस ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन, ऑन दिस ओन अकाउंट मतलब इस केस में है कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए या किसी और मतलब किसी गवर्नमेंट के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। मेरी बिल्डिंग है वो, मैं अपनी बिल्डिंग बना रहा हूं, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा हूं। क्लॉज सी में क्या था कि मैं किसी और के लिए बना रहा हूं तो मिलेगा। अच्छा, on his own, including when such goods or services are both are used in the course of furtherance of business। मतलब भले वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हों लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक कि वो प्लांट और मशीनरी ना हो। अब इसको जो सफारी रिट्रीट वालों ने केस फाइल किया था उसमें इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया था। कहा था साहब मैंने एक मॉल बनाया है और उस मॉल में मैंने ओन बनाया है, अपने लिए बनाया है, उसमें मैंने मटेरियल खरीदा है, मैंने लेबर को पेमेंट किया है, तो उस पे जो भी मुझे टैक्स की मतलब परचेज करने पे या सर्विसेज लेने पे इनपुट सर्विसेज या इनपुट गुड्स लेने पर मुझे जो इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है क्लॉज डी में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के क्लॉज डी में
कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उस पर नहीं मिलेगा, सिर्फ दो चीज़ों में मिलेगा, या तो वो प्लांट के कैटेगरी में आता हो या तो वो मशीनरी के कैटेगरी में आता हो। तो साहब हमारा जो मॉल है वो हम प्लांट के कैटेगरी में मानते हैं। अब प्लांट का डेफिनेशन क्या है? प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन तो दिया हुआ है जीएसटी एक्ट में, लेकिन प्लांट का अलग और मशीनरी का अलग डेफिनेशन नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड देखना पड़ेगा। अब इसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड क्या है और उसका फंक्शनलिटी टेस्ट क्या है, दो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो उसमें कहा गया कि ऐसा कोई शॉपिंग मॉल हो चाहे फिर वेयर हाउस हो, जो भी हो, तो उसमें इसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड क्या है? इसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड में अब बात ये आती है कि हम उसको क्यों माने कि वो प्लांट है और क्यों ना माने कि वो प्लांट नहीं है। अब देखिए उसमें ये कहा कि अगर आपका बिल्डिंग प्लांट के कैटेगरी में आ जाता है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। और वो जो है हाई कोर्ट को फिर से रिमांड बैक कर दिया कि आप ये देखो कि इसका मॉल जो है वो प्लांट्स के कैटेगरी में आता है कि नहीं, उसका एसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड क्या है, उसका फंक्शनलिटी टेस्ट क्या है। तो जैसे एक फैक्ट्री लगाते हैं आप, फैक्ट्री को क्या प्लांट ही तो माना जाता है? ऐसे ही क्यों ना वेयर हाउस को प्लांट माना जाए और उसको प्लांट ना माना जाए, तो क्या देखा जाएगा? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वेयर हाउस में या मॉल में या फिर अदर बिल्डिंग्स में क्या अंतर है। तो उसमें फंक्शनलिटी टेस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि एसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड में कि वो बिल्डिंग जो बन रही थी उसका पर्पज क्या था बनने का। क्या उस बिल्डिंग को बनाकर उसमें खुद का काम करना था या फिर ऐसा कुछ काम था जिसमें आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। जैसे आप मान के चलिए कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा एक प्रमाइसिस है और यहां बैठ के मैं सर्विस दे रहा हूं आपको या किसी को। तो यहां इसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड जो आउटपुट सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो मेरी हो रही है या इस बिल्डिंग की वजह से हो रही है, मेरी वजह से हो रही है या बिल्डिंग की वजह से हो रही है। तो यहां पे आंसर आता है कि सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही है वो बिल्डिंग की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हो रही है। मतलब बिल्डिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, यहां पे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं इस बिल्डिंग का यूज कर रहा हूं और सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन अगर इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड के बारे में सोचा जाए जो मान लो मुझे रेंट पे दिया है, तो उस लैंडलॉर्ड के लिए ये बिल्डिंग क्या होगी? ये बिल्डिंग ही तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आउटपुट सर्विस। तो ये इसका पर्पस था इस बिल्डिंग का कि इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा और इस बिल्डिंग को वेयर हाउस के रूप में या ऐसे यूज किया जाएगा जिसकी आउटपुट सर्विस होगी। तो वेयर हाउस इज द सोर्स ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रेंट and assuming it meets the condition laid out in the GST Act,
द ओनर में बी एलिजिबल टू क्लेम ITC ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब ये है कि जो वेयर हाउस या जो मॉल बनाया गया उसका प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेयर हाउस क्या है? इट इज टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर स्टोरेज टू अदर बिजनेस। इट कैन बी कंसिडर्ड एज इसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड। मतलब ये समझ लीजिए कॉमन सेंस में कि जो बना वेयर हाउस बना या जो मॉल बना उसका काम ही था कि उसको रेंट पे उठाना है, मतलब आउटपुट सर्विस उस बिल्डिंग को प्रोवाइड करना है। तो क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही है जो कि खुद यूज करने के लिए नहीं है, मैं ये बना लूं बिल्डिंग और खुद ही यूज करूं, मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूं, तो उस केस में इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस बिल्डिंग को ही मैं सर्विस प्रोवाइडर बना दूं, ये बिल्डिंग ही मुझे कमा के दे, इस बिल्डिंग की वजह से ही मुझे अर्निंग हो, तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये टेस्ट बेसिस पे है। भले ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये अगर हम अपने बिजनेस में यूज करना चाहें, हमने बिल्डिंग बना ली और अपनी ही ऑफिस खोल ली, अपना ही ट्रेडिंग यूनिट लगा लिया, अपना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया, तो ये हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। ये बिल्डिंग रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, बल्कि मेरा जो मेन रेवेन्यू मॉडल है उसमें ये हेल्प कर रही है। लेकिन वेयर हाउस जो है या मॉल जो है, जिसमें हम अपना बिजनेस नहीं यूज कर रहे हैं बल्कि बनाए और किराए पर उठा दिए, तो वो बिल्डिंग ही इनकम जनरेट कर रही है। तो ये नटसेल में निकल के आया कि इस तरह के बिल्डिंग पे जो भी इनपुट मटेरियल या इनपुट सर्विसेज हमने रिसीव किया इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सारे के सारे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। कुल मिला के क्रक्स इतना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है, हाई कोर्ट में गया है कि आप देख लो कि ये बिल्डिंग एसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड को कवर करती है कि नहीं। उसके बाद GST डिपार्टमेंट का अभी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ है, भविष्य में होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी की वजह से हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग को भी प्लांट कंसीडर किया जा सकता है अगर वो प्लांट के कैटेगरी में आता है, जो एसेंशियल टूल्स ऑफ ट्रेड में बता रहा हूँ। अगर प्लांट के कैटेगरी में आता है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।